देखते हैं कहाँ क्या जा रहा है, संप्रेषण जब विद्यार्थी की अंतःक्रिया का संवर्धन करता है तो यह क्या कहलाता है, आपको आंसर करना है यह क्या कहलाता है। पहला है शरीर क्रियात्मक, सेकंड ऑप्शन आपके पास है मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कलात्मक, और लास्ट आपका है ट्रांजिट यानी कि अनित्य। आपको आंसर करना है। ओके, अब कहा गया व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर, इट इज क्या है, साइकोलॉजिकल है या आपका फिजियोलॉजिकल है या आपका आर्टिस्टिक है या फिर आपका ट्रांजिट है, आपको आंसर करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कर लीजिए कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, और हम जानते हैं संचार में क्या होता है, एक वक्ता अपने विचारों को जो श्रोता है उसके सामने प्रस्तुत करता है, और यही विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार या संप्रेषण कहलाता है। तो ऐसा संप्रेषण हो रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जिससे जो लर्नर है यानी कि जो सीखने वाला है, जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो उसका जो इंट्रक्शन है वो क्या हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा, क्या यह फिजियोलॉजिकल कहलाएगा, नहीं, यह क्या कहलाएगा, यह आपका मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल कहलाएगा। अर्थात भाई आप खुद सोचिए, अगर कम्युनिकेशन हम और आप कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो अपना एफर्ट डाल रहे हैं, हमारा आपका इंट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है आपका मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो संवर्धन है इसको क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक संवर्धन कहा जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया देश में राष्ट्रीय सेवा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना की बात की जा रही है। एनएसएस हम लोग जानते हैं ना, एनएसएस हम लोग क्लास 10th में थे तो हम लोग के स्कूल से भी एनएसएस की टीम बनती थी, है ना, जिसको नेशनल सर्विस स्कीम कहा जाता है। तो यह आपके महात्मा गांधी जी के सानिध्य में ये लॉन्च हुआ था। अब यहाँ कहा यह जा रहा है कि देश में राष्ट्रीय सेवा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आपके पास 1949 है, 1959 है, 1969 है और 1979 है। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है यानी एनएसएस है, ठीक है, ओके, यह कब हमारा लॉन्च हुआ था, यह लॉन्च किया गया था 1969 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1969 में क्या हुआ था, ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है या जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना है वह शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीव उत्प्रेरण की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया करना सीखता है। हर एक सिचुएशन में हमारा रिएक्शन भी अलग होता है, हर एक उद्दीपक के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है। हमारा जो मान लीजिए कई सारे स्टिमुलस हैं, उद्दीपक हैं, तो हम सारे उद्दीपकों के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करते ना, अलग उद्दीपक के लिए अलग रिस्पॉन्स, अलग उद्दीपक के लिए अलग, है ना। तो अलग अलग उद्दीपक हैं और हमारा रिएक्शन भी उद्दीपकों के हिसाब से होता है, स्टिमुलस के हिसाब से ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वह क्या कहलाएगा जिसमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको क्या लर्निंग कहा जाएगा या कंडीशनिंग कहा जाएगा, बिहेविंग यानी कि व्यवहार कहा जाएगा या मोटिवेटिंग कहा जाएगा। आप तुरंत आंसर करेंगे ये हमारा क्या है, जैसे ये उत्प्रेरक है और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होगी, ये हमारी क्या कर दी गई है, कंडीशनिंग हुई है ना। तो आप आंसर क्या करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। हम हर परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल व्यवहार करें, समाजीकरण में ये आता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ये आता है। बाकी हम लोगों ने अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत भी पढ़ा हुआ है ना, कई प्रकार के हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। देखिए, वेरियस रिस्पॉन्स टू अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ स्टिमुलस,
अलग अलग उद्दीपक के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया, यह क्या है? यह अनुकूलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, अर्थात उसे क्या कहा जाएगा? उसे कंडीशनिंग के नाम से या अनुकूलन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, है ना। आप मुझे जरा सा इतना बता दीजिए, अभिप्रेरणा की हम लोग बात करते हैं ना, तो एक नाम आता है एटकिंस एंड हिलगार्ड का, याद होगा। एटकिंस और हिलगार्ड ने क्या किया है? ये मोटिवेशन के कितने फैक्टर बताए हैं? आप आंसर करेंगे कि ये जो एटकिंस और हिलगार्ड हैं, इन्होंने मोटिवेशन के 3 फैक्टर बताए हैं। कौन सा बताया है? तो सबसे पहले क्या बताया है? नीड बताया है, यानी कि आवश्यकता। और नेट में ही हम लोगों ने नीड के लिए पढ़ा है, क्या है और क्या चाहिए, इसके यही हमारा नीड है। जब हम ये तय कर लेते हैं हमारे पास क्या है और क्या हमें चाहिए, जो चाहिए उसी की हमें आवश्यकता है ना। तो क्या है और क्या चाहिए, इसी का जब हम तुलना करते हैं तो वही तुलना, वही जो गैप है, वही क्या कहलाती है? नीड कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। तो आपका पहला है नीड यानी आवश्यकता। दूसरा क्या है? अंतर्नोद है। अंतर्नोद को क्या कहा जाता है? अंतर्नोद, जिसको ड्राइव कहा जाता है। और तीसरा आपका है इंसेंटिव, और उसको क्या कहा जाता है? प्रोत्साहन कहा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो एटकिंस की हम बात की, हिलगार्ड की, उन्होंने आवश्यकता के 3 कारक बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं। पहला आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव बताएं। ठीक है। अच्छा, हम लोग ने 3 लिखा ना, और याद करिए कल हम लोगों ने 3 ई पढ़ा था, याद होगा कल हम लोगों ने 3 ई पढ़ा था। जरा एक बार रिवाइज करवा दीजिए मुझे। 3 ई ऑफ सेफ्टी क्या है? आप तुरंत बताएंगे। 3 ई ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एक तो हमने क्या पढ़ा था? सेफ्टी एजुकेशन पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? सेफ्टी इंजीनियरिंग पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? सेफ्टी इन्फोर्समेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेफ्टी इन्फोर्समेंट पढ़ा था। 3 ई ऑफ सेफ्टी के अंतर्गत कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें ना, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? आप तुरंत आंसर करेंगे, ये जो मैस्लो है, याद होगा अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकताओं का अनुक्रम या नीड ऑफ हायरार्की जिन्होंने दिया है, तो उन्हीं के सिद्धांत को अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे आप उसे नीड ऑफ हायरार्की कहिए या हायरार्की ऑफ नीड कहिए, आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहिए, या फिर उसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहिए, किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और यह कितने चरणों में है? 5 चरणों में, है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको ट्रायंगल में, त्रिभुज में रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होती है। अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में अरेंज करने के लिए आया था। ठीक है, सबसे पहले शारीरिक होती है, शारीरिक के बाद सुरक्षात्मक होता है, फिर प्रेम संबंधी आवश्यकता होता है, फिर चौथे पे आत्मसम्मान आता है, और लास्ट में स्ववास्तविकरण यानी कि जिसको आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, वो आता है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और देख लें ना, ये कुछ पॉइंट हमारे हो गए। हम अधिगम की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो अधिगम का एक बहुत पॉपुलर सिद्धांत है ना। और आप मुझे बताएंगे उस सिद्धांत को देने वाला कौन है? उस सिद्धांत को बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप तुरंत क्या बताएंगे? बंडूरा सर का। बंडूरा सर ने क्या दिया है? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है। और उनका सिद्धांत किसका है? उनका सिद्धांत भी लर्निंग का है, अधिगम का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हमारा क्या हो गया है? तीसरे का क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका आंसर हमारा बी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपके पास है क्या? निम्नलिखित में से कौन कौन यकृत रोगों में जलोदर का मतलब होता है एसाइटिस के कारण हैं? ओके, एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, यस, बंडूरा। चलिए, आपको आंसर करना है। आप एक बार क्वेश्चन देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन कौन यकृत रोगों में जलोदर यानी एसाइटिस के कारण हैं? ओके, आपके पास ऑप्शन में क्या है? पहला है हाइपोएल्ब्यूमिन, दूसरा है गुर्दे में पोटेशियम प्रतिधारण, तीसरा है सोडियम और तरल विकीय प्रतिधारण, फिर उसके बाद आपके पास है पोर्टल हाइपरटेंशन, और लास्ट है हाइपर एल्म्यूनिया।
आपको आंसर करना है। आप एक बार क्वेश्चन को पहले देखिए। पहले तो आप ये समझिए जलोदर क्या होता है ना, एसाइटिस की बात करें। जब पेट में पानी भर जाए, जल का जमा हो जाए कहाँ पर, पेट में, तो उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, एसाइटिस कहा जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये सब क्या है, ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये जो द्रव दिख रहा है, यही क्या है, एसाइटिस है। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल एब्डोमेन है, नॉर्मल पेट है, जबकि यहाँ पर क्या है, फ्लूइड पूरा भरा हुआ है, और ये स्थिति किसकी है, एसाइटिस की है, ठीक है। और यह किससे संबंधित रोग है, यकृत संबंधी रोग है। और हम लोग एक क्वेश्चन देखे हैं टीजीटी के लेवल पर, क्या यकृत संबंधी रोगों को क्या कहते हैं, हम आंसर करते हैं यकृत संबंधी रोगों को हम सिरोसिस कहते हैं, जबकि हृदय संबंधी रोगों को हम क्या कहते हैं, हृदय संबंधी रोग को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एसाइटिस या जलोदर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, आपको ये आंसर करना है, ठीक है। हम लोगों ने एसाइटिस देखा है कि ये स्थिति होती है जब क्या हो जाए, जब पेट में फ्लूइड यानी कि पानी भर जाए, तो उसी को क्या कहता है, एसाइटिस कहा जाता है, ठीक है। अब आपने देखा एक टर्म यहाँ पे लिखा है, क्या है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया है, ठीक है। हाइपोएल्ब्यूमिनिया मतलब ये एक ऐसा टर्म है जो आपका हाइपोएल्ब्यूमिनिया है, जिसमें ब्लड में, रक्त में ये जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन है ना, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ये अच्छा, हाइपो और हाइपर हम जान ही रहे हैं। हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज की घटी हुई मात्रा, जबकि हाइपर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की बढ़ी हुई मात्रा, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन है उसका स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो आपका एल्ब्यूमिन है, यह क्या करेगा, जो द्रव संतुलन बनाए रखने और पूरे शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। यह यकृत द्वारा एल्ब्यूमिन उत्पादन में कमी, गुर्दे या पाचन तंत्र के माध्यम से एल्ब्यूमिन की अधिक हानि या शरीर द्वारा एल्ब्यूमिन के अधिक उपयोग के कारण ये हाइपोएल्ब्यूमिनिया की स्थिति हो सकती है। कुल मिला के एक लाइन में समझिए, आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, ओके। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये समझ लिया हाइपो, और हमने यहाँ पर हाइपर भी देख लिया। हाइपर का मतलब हो गया बढ़ी हुई मात्रा, और हाइपो का मतलब क्या हो गया, घटी हुई मात्रा, ठीक है, ओके। और एसाइटिस में हम लोग बार बार ये पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है। अब देखिए, गुर्दे में पोटेशियम प्रतिधारण है, सोडियम और तरल किडनी, जो आपकी किडनी है उसमें क्या हो रहा है, पानी भर जा रहा है। देखिए, रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड, ठीक है। फिर आपका है हाइपरटेंशन, और आपका लास्ट है हाइपर एल्ब्यूमिनिया है, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब गौर करिए, जब भी यकृत संबंधी रोग होता है तो क्या देखने को मिलता है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया देखने को मिलता है, अर्थात ए वाला देखने को मिलेगा। जब हाइपो दिख रहा है तो हाइपर नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। या तो किसी चीज की मात्रा घटी रहेगी या तो बढ़ी रहेगी, तो दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। और हमने ये पढ़ लिया कि हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है, ठीक है, रक्त में एल्ब्यूमिन की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से द्रव का संतुलन, मतलब द्रव का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ए आ गया है, हमारा ई नहीं होगा, तो जहां ई है पहले हम उसी को काट देते हैं, ठीक। और हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें क्या होगा, तो जो आपका सोडियम तरल है वह उसका प्रतिधारण बढ़ जाएगा, ठीक है, रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड। अब आपका सी वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ए आ गया और सी आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें ए था नहीं, इसमें भी ए है नहीं, हमारे पास इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। और अब जब हमने ए भी कर लिया और सी भी कर लिया तो हमारा ई होगा नहीं, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, ओके। बताइए, ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अगर पूछा गया एसाइटिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो एक आपका हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो गया, दूसरा आपका जो रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड है, शरीर में सोडियम की मात्रा, सोडियम पानी को रिटेन करता है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तभी ये सारी दिक्कतें
आती हैं, किडनी फेल्योर में ये सब देखने को मिलता है। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला और तीसरा और चौथा यानी कि ए, सी और डी, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। मेरी बात क्लियर होगी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, सही कथन का चयन करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बात को भी थोड़ा गंभीरता से सुनिए। हंसी मजाक चलता रहता है बट बात को आपको गौर से सुनना है। चलिए, हाइपरटेंशन, रक्तचाप का बढ़ना। चलिए अब जरा देखिए, कहा जा रहा है ग्राहक के निर्देशानुसार सिलाई विधि खराब फिटिंग देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को बुरी तरह प्रभावित करती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा, ग्राहक के निर्देशानुसार, पहले तो समझ लीजिए, हम लोग टेक्सटाइल में एक वर्ड पढ़ते हैं बी स्पोक। क्या पढ़ते हैं? बी स्पोक, जहां पे हम टेलर के पास जाते हैं और अपने हिसाब से अपने शरीर का नाप दे करके हम कपड़े बनाते हैं। हम खुद बताते हैं कि भैया हमारा गला ये कर दीजिएगा, स्लीव ऐसी रखिएगा, है ना, यहाँ टाइट करिएगा, यहाँ ढीला करिएगा, मतलब हम खुद से अपने हिसाब से करवाते हैं। उसको बी स्पोक कहा जाता है, कस्टमाइज करवाते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। तो जहां पे भी लिखा हुआ है ना ग्राहक के निर्देशानुसार, उसका मतलब है बी स्पोक। ठीक है, जिसको हमने क्या किया है, कस्टमाइज करवाया है अपने हिसाब से। दूसरा है रेडीमेड। रेडीमेड के लिए रेडीमेड गारमेंट जो बने बनाए आते हैं, है ना, जो आजकल हम लोग खरीदते हैं। ओके, तो एक वो आपके रेडीमेड हो गए। यहाँ पर तुलना की जा रही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ग्राहक के निर्देशानुसार मतलब जैसा मुझे चाहिए मेरे अकॉर्डिंग निर्मित सिलाई विधि खराब फिटिंग देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को बुरी तरह प्रभावित करती है। ये बताइए, जब हम अपनी फिटिंग खुद दे करके आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कपड़ा बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है कपड़ा अच्छा बनेगा, है ना, और अगर वो मेरे हिसाब से सिला गया है तो हम सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग दूसरे पे चलते हैं। ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त कर सकता है। आपने देखा है ना, हर व्यक्ति के शरीर की संरचना अलग अलग। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरा जो वजन है वो 60 kg है और हाइट 5'5" है, 5'5" फिट है। ठीक है, सेम मेरे ही हाइट और वेट की दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या उस मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल सेम होगा? नहीं, हाइट वही है, वेट वही है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। और जब हम ग्राहक यानी जब कोई कपड़ा मेरे अनुसार बना है, मैं मान लो मैं ग्राहक हूं, मैं कस्टमाइज करवा रही हूँ, तो ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो डमी वाला क्या है, यही तो है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए, रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान कार्य है, बहुत मुश्किल है। हम लोग एल साइज लेते हैं, एम साइज लेते हैं, है ना, एक्सएल लेंगे, डबल एक्सएल लेंगे, फिर भी हमें अल्टर करवाना पड़ता है ना। और हर कंपनी का, हर ब्रांड का साइज भी अलग अलग है। किसी का हमें एल हो रहा है, किसी का एल नहीं हो रहा है, एम ही हो जा रहा है, किसी का एक्सएल भी हमें नहीं आ रहा है और किसी का एल ही आ जा रहा है। हर एक ब्रांड का अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान कार्य है। गलत, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग को मुश्किल होती तभी तो फिर हम लोग अल्टर भी करवाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनवाते हैं उसको। फिर देखिए, ग्राहक के निर्देशानुसार सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन को प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम जाएंगे तो सिंपल सी बात है अपना नाप दे के आएंगे ना, है ना, और हमारे ही नाप के अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कपड़ा बनेगा, तभी तो अच्छी फिटिंग आएगी, है ना, तभी तो अच्छी फिटिंग आएगी हमारे पास। इसके बाद देखिए, प्रत्येक कंपनी का अपना मापन चार्ट होता है जो बराबर में उसके सामान्य मानकों को प्रतिबिंबित करता है। बताइए, मैंने पांचों को एक्सप्लेन किया है, आंसर आप खुद दीजिए। ठीक है, मतलब प्रत्येक कंपनी है, मैंने अभी बताया, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका एल हो जा रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, एक्सएल लग रहा है, किसी का कोई ऐसी कंपनी जिसका एम ही हो जा रहा है। अलग अलग कंपनी है, अलग अलग उनके मानक हैं और वो अलग अलग आ रहे हैं मार्केट में, ये भी ठीक है। अब आप बताइए कौन सा कथन सही है। हाँ, अब आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ग्राहक के निर्देशानुसार बी स्पोक, और ये रेडीमेड
जो रेडीमेड हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। अब आपने देखा ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि खराब फिटिंग देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को बुरी तरह प्रभावित करती है। नहीं, जब वो मेरे हिसाब से बना है तो उसकी फिटिंग जो होगी वो रेडीमेड वाले से बढ़िया होगी, ठीक है। तो हमारा ये तो गलत हो गया है, जबकि दूसरा सही था। ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधियों में ग्राहक एक परिधान से अच्छी फिटिंग प्राप्त कर सकता है, ठीक है, बी हो गया। ठीक है, रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान कार्य है, बिल्कुल गलत, बहुत मुश्किल होती है। ग्राहक के निर्देशानुसार सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, हम लोग अपना अपना नाप दे करके आते हैं। और फिर है प्रत्येक कंपनी का अपना मानक चार्ट होता है जो बाजार में उसके सामान्य मानकों को प्रतिबिंबित करता है। आपका ई भी सही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आई होगी? ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन